नहीं मेरे आई टेस्ट भी आपका टेस्ट हर ऐसे ही है ना। शाम तक आपके पोर्टल उस पे गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो जाएंगे। लेवड चैप्टर 1 शुरू हुआ था हमारा, और चैप्टर 1 आज खत्म भी हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमने डाटा की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि डाटा रॉ फैक्ट फिगर्स डिटेल्स हुआ करती थी, कहाँ से इकट्ठा किया करते थे और किस शक्ल में पड़ा होता था, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने डाटा की टाइप्स को डिस्कस किया था कि दो तरह की मेन टाइप्स थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जहाँ पे फिगर्स ना हो, क्वांटिटेटिव जो फिगर्स में हो। फिर क्वालिटेटिव को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, नॉमिनल और ऑर्डिनल। इसमें हमने याद रखा था कि ये कैटेगरीज ऑफ डाटा ही होता है, लेकिन इसमें एक में कैटेगरीज में वाजे फर्क होता है, एक में वाजे फर्क नहीं होता डिफरेंट कैटेगरीज के दरमियान। फर्क किसमें होता था? कैटेगरीज में फर्क है, मतलब ऑर्डर किसमें होता था? ऑर्डर ऑर्डिनल में, चलें। और क्वांटिटेटिव में हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यू डिस्कस किया था। कंटिन्यूस ऐसा डाटा जो डेसिमल में आ सकता हो, जो ना आ सकता हो और आ भी ना सकता हो। ये भी याद रखिएगा, जो आ सकता हो चाहे वो होल फिगर हो, वो आपने कंटिन्यूस में ही रखनी है। ये भी ये ना हो कि वो आ गया हो, मान लो कि किसी का हाइट है, टेम्परेचर है, इस तरह की बात की अगर हम बात करें, तो वो होल फिगर में आप कहेंगे ये क्या है, डिस्क्रीट है। तो इसको याद रखिएगा, जो आ सकता हो के लिहाज से आपने इसको याद रखना है। जो डेसिमल में आ सकता हो वो हमारे लिए कंटिन्यूस है, जो ना आ सकता हो हमारे लिए डिस्क्रीट है। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कैटेगरीज ऑफ डाटा को। और कैटेगरीज ऑफ डाटा के अंदर हमने डिस्कस की थी, तीन तरह की कैटेगरीज थी। उसमें स्ट्रक्चर डाटा भी था, अनस्ट्रक्चर्ड भी था और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी था। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर डाटा को डिस्कस किया था कि ये वो डाटा होता है जो रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड हो सकता हो या जिसका प्री डिफाइंड फॉर्मेट हो। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था, ये टेबल की शक्ल में, डेफिनेटली सादा अल्फाज में ऐसा डाटा जो टेबल्स की शक्ल में हो, तो वो हमारे लिए स्ट्रक्चर डाटा है। फिर मेरे बच्चे इसको स्ट्रक्चर डाटा को हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर डिस्कस किया। और इंडस्ट्रीज में जो आपने पढ़ना था, जिस लिहाज से पढ़ना था, हमने हर इंडस्ट्री के लिहाज से डिस्कस किया था कि उसमें कौन कौन सा डाटा स्ट्रक्चर्ड अवेलेबल होता है और उसकी अहमियत क्या है या उसके लिए वो डाटा असेंशियल क्यों है। तो आपने दो चीज़ों के लिहाज से, हर इंडस्ट्री के लिहाज से, कोई भी इंडस्ट्री वो आपको दे सकता है, लाजमी नहीं जो किताब के अंदर हो। फिलहाल तो यही होगा कि जो किताब के अंदर होगा वो ही देगा आपको, लेकिन जैसे जैसे ये सब्जेक्ट डेवलप होता जाएगा फिर आगे जाके बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें भी दे दिया करेगा जो किताब में ना हो, क्योंकि वो हम समझेगा कि अब बच्चों के पास बड़ा मोबाइल है। फिलहाल तो हमारे पास सिर्फ ये किताब है। अब देखो इनका भी तो होना चाहिए ना कोई हिसाब किताब है। यानी कि आप लोगों को लग रहा है कि फील्ड मार्शल से आप पूछ सकते हो और बाकी वो हमसे नहीं पूछ सकते, तो फील्ड मार्शल भी अब ससना लेकर आने लगा फिर है। मैं भी अपना ससना रखने लगा हूँ कि भाई मुझे आप पूछ ही नहीं सकते। देखो लोग बात कितने बहादुर होते हैं। यानी कि इंसान को कुछ ऐसा होना चाहिए, खुदा ना खास्ता। देखो अल्लाह ताला की ज़ात को भी तो जवाबदेह है ना। और अगर अवाम का मुंतखब कोई बंदा हो या अवाम के जरिए कोई इस तरह का मामला हो, तो अवाम को भी जवाबदेह होता है। ये सदियों से चला आ रहा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे ही, जब वो मजमा इकट्ठा था, तो वो जाहिर बात है जवाब देते, उनके सामने खड़े होते थे। तो एक साहबी ने सवाल पूछा था, आप जानते हैं कि उन्होंने पूछा था कि बताएं आपका ये जो सारा सूट है ये कैसे बन गया? सबको एक एक चादर मिली थी और आपका तो माशाल्लाह कद भी लंबा है, तो आपका ये सूट कैसे सिल गया जबकि हमारा नहीं? तो कहने का मतलब कि वो जवाबदेह हुआ करते थे और उन्होंने जवाब दिया उसका। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह सदर पाकिस्तान, जो पूरे पाकिस्तान के करता धरता हैं, फील्ड मार्शल जो उसके भी करता धरता हैं, और वजीर आजम, इन तीनों को इस्तेस्ना। लेकिन बाद में पता चला वजीर आजम तो इमरान खान भी है जिसके लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो वजीर आजम वाला इस्तेस्ना इनको वापस लेना पड़ा। ओ भाई वापस लो, वो भी कल फिर उसको भी इस्तेस्ना मिल जाना और वो भी उतना ही आज़ाद होगा जितने हम लोग हैं, तो फिर हमारी तो फिर खैर नहीं। तो इसलिए उन्होंने बेचारों ने उसका फौरन से वापस ले लिया कि वजीर आजम वाली गलती हो गई थी हमसे, बाकी दो कायम है। यानी कि अब दो बंदे, अब इनको इन्होंने क्या करना, अपनी औलादों को सदर बनाया करेंगे दो दो चार चार दिन के लिए, ताकि उसके बाद उसको पका पका अससना मिल जाए। इस तरह का होगा ना जिसको डर हो, बिलावल भुट्टो को, फलाने को, मरियम नवाज को, हर एक को दो दो चार चार दिन के लिए सदर बनाए, उसके बाद अससना मिल जाए और उसके बाद मौजें, आप जाएं अपने अपने जजीरों पे। ले मेरे अच्छा डिस्कस कर रहे थे कि जो स्ट्रक्चर डाटा है, ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट इंडस्ट्री में स्ट्रक्चर डाटे का यूज क्या है और उसकी अहमियत क्या है और या उसको किस शक्ल में अवेलेबल होगा। उसके बाद अनस्ट्रक्चर डाटा भी ऐसे ही डिस्कस किया था हमने सेम। अनस्ट्रक्चर डाटा बिल्कुल, एक तो आपने अपोजिट कर दिया था स्ट्रक्चर को, कैसा डाटा जो इसका प्री डिफाइंड फॉर्मेट ना हो, जो रोज एंड टेबल्स में
ना आता हो ना आ सकता हो, ये नहीं कि अब वो होता नहीं उस वक्त, लेकिन हम कर सकते हैं नहीं, इसको रोज एंड कॉलम में आप डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद हमने इसकी भी उसी तरह इंडस्ट्रीज मेरे बच्चे डिस्कस की थी सारी की सारी। उसके बाद मेरे बच्चों, अगर आपको याद हो, हमने सेमी स्ट्रक्चर डाटा को डिस्कस किया था, और सेमी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, इन दोनों की इन बिटवीन फॉर्म है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर की। और ये भी डिस्कस किया था कि ये जो सेमी स्ट्रक्चर है, ये हमारी आपस की कम्युनिकेशन या हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये मेरे बच्चे जो मशीनें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी हो तो उसके लिए HTML यूज करते हैं, वो कुछ उसका हिस्सा स्ट्रक्चर भी है और कुछ अनस्ट्रक्चर भी, यानी कि कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया था उसमें टैग्स एंड मार्कर्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे हम थोड़ा बहुत शनाख्त कर सकते हैं ये चीज़ यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे खत्म हुई, इस तरह की चीज़ें, तो उन टैग्स एंड मार्कर ने उसको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर दे दिया था। इसी तरह यानी कि ये तो वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। फिर हमने डिस्कस किया था कि एक मशीन दूसरी मशीन से, यानी कि अगर आपने डाटा बेस से कोई डाटा उठाना है, जैसे खैर आप तो नहीं, अभी तो दूर हो, चैप्टर 5 है वो, तो डेटाबेस से डाटा उठाना है, तो आप तो जस्ट एप्लीकेशंस को इस तरह इन प्रोग्राम्स को कहते हो कि भाई मुझे ये डाटा प्रोवाइड कर दो, लेकिन आगे डाटाबेस हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि वो जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं डाटाबेस को, वो दी जाती हैं डिफरेंट तरह की XML या जो जैसन थी उस शक्ल के अंदर मुझे इंस्ट्रक्शन दी जाती। तो ये 3 एग्जाम्पल बस याद रखनी थी आपने, सादा सा मामला था यहाँ पे। ऐसा डाटा जो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों की इन बिटवीन फॉर्म हो, और उसकी एग्जाम्पल क्या थी, 3 अल्फाज याद रखने थे, HTML, XML और जैसन। उसके बाद मेरे बच्चे जब हमने ये कैटेगरी डिस्कस कर ली, उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ डाटा को डिस्कस करना शुरू किया था, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह का डाटा है। लेकिन इन्होंने जिस तरह ये शक्ल बना के आई कैप की इस फिगर के अंदर दे रखी है, जाहिर बात है कि बहुत मुनासिब नहीं है, क्योंकि उन्होंने लगाया हुआ कि जैसे सेकेंडरी डाटा ये इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, जबकि प्राइमरी डाटा भी मेरे बच्चे जो इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है। क्योंकि प्राइमरी डाटा की निशानी क्या है, ऐसा डाटा जो हम फर्स्ट हैंड इकट्ठा करें, यानी कि डायरेक्टली किसी मकसद के लिए आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो, उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। तो अज्यूम कर लो, हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे फेल क्यों होते हैं, अज्यूम कर लो, एग्जाम्पल दिया, अल्लाह माफ करिए ना सर, तो सुबह सुबह चंगी एग्जाम्पल दे दो, हैं? चले हम ये ढूंढना चाह रहे हैं हमारे बच्चे पास क्यों होते हैं, हैं? तो उसके लिए हमने उसके लिए यहाँ पे कुछ सर्वे करना शुरू कर दिए, कुछ रिसर्च करने शुरू कर दी। हम बच्चों के इंटरव्यूज ले रहे हैं, हम बच्चों से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, हम टीचर से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, मैनेजमेंट से पूछ रहे हैं, हम टीए से जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं उन सब से हम मवाद इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले हमारे बच्चे पास क्यों होते हैं। तो कहना ये इसको ऑपोजिट ही रखिएगा, ये तो मैंने आपकी दिल की तसल्ली के लफ्ज पास वाला बोला, आप फेल वाला ही रखिएगा, अल्लाह माफ करे, कि हमारे बच्चे फेल क्यों होते हैं। हम ये सारा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, ये डाटा कौन सा है, ये प्राइमरी डाटा और इंटरनल भी है, ये इंटरनल भी है। लेकिन मान लो कि मेरे बच्चे, अगर हम ये डाटा यहाँ से ना हम CFE के बारे में बाहर की दुनिया से जानना चाहते हैं कि अच्छा भाई आपके क्या ख्याल हैं हमारे बारे में, हम कैसे अपने उसको जो भी, तो हम अगर बाहर कोई सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सटर्नल डाटा होगा। कहने का मतलब कि खैर उस आप भी पढ़ते हुए इसको दिमाग में रखिएगा कि प्राइमरी डाटा इंटरनल एक्सटर्नल ये भी हो सकता है। खैर, तो प्राइमरी डाटा सादा सा जो हम फर्स्ट हैंड इकट्ठा कर रहे हों किसी खास मकसद के लिए, और सेकेंडरी डाटा हमने डिस्कस किया था, उसकी निशानी ही ये है कि वो पहले से कलेक्टेड होता है, पहले से इकट्ठा किया हुआ है। और फिर हमने सेकेंडरी डाटा की उसने आगे एग्जांपल रख दी थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल डाटा की निशानी हमने डिस्कस की थी ऐसा डाटा जिसकी ऑर्गेनाइजेशन मालिक हो, ऐसा डाटा, यानी कि अगर हम CFE के इंटरनल डाटा की बात करें, ऐसा डाटा जो CFE के अपने कंट्रोल में हो और उसका CFE मालिक हो, ऐसे डाटे को हम कहेंगे ये इंटरनल डाटा है। और ऐसा डाटा, इसको ऑपोजिट कर दें दो अल्फाजों को, ऐसा डाटा जो CFE के कंट्रोल में ना हो या CFE उसका मालिक ना हो, ऐसा डाटा मेरे बच्चे एक्सटर्नल होगा। या सादा अल्फाज में हमने डिस्कस किया था, इस चार दीवारी के बाहर का जो डाटा है वो हमारे लिए एक्सटर्नल है, और इस चार दीवारी के अंदर का डाटा हमारे लिए इंटरनल है। उसके बाद मेरे बच्चे इनको मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत आपने पढ़ भी लिया होगा, कुछ हमने पढ़ लिया, कहाँ तक इसको रीड कर लिया, ये एक्सटर्नल हमने डिस्कस कर लिया था, हैं? चले, बेटा एक्सटर्नल डाटा सादी सी बात है कि आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा डाटा जो कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, कहता है कि इट मे बी कलेक्टेड थ्रू वेरियस चैनल्स। ये अल्फाज हमने 3 डिस्कस कर लिए थे जहां तक मुझे याद है। उसमें थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स भी डिस्कस किए थे, उसकी लिस्ट दे दी थी कि कौन कौन से डिफरेंट तरह के, जैसे हमने गैलप शेल्प की बात की थी, उसमें नेल्सन की बात की थी, या इप्सोस, ये वैसे ही होता ना कि पढ़ने के लिए आपके ये याद नहीं करने आपने। तो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स भी थे मेरे बच्चे। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसीज की भी बात की थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बड़ा सारा डाटा होता है, गवर्नमेंट मर्दमशुमारी तक करती है, बाकी डाटा इकट्ठा करती है, उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोवाइड भी करती है, कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में ये मामला है। और उसके बाद मेरे बच्चे हमने पब्लिक सोर्सेज की बात की थी, जो वैसे ही आम जो वेबसाइट जिनका काम ही डाटा इकट्ठा करना और वेबसाइट्स के ऊपर वो अवेलेबल कर देते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था ओपन डाटा पाकिस्तान पोर्टल, इस तरह के। उसके बाद ये नीचे कुछ एग्जांपल दी हुई है, मार्केट रिपोर्ट्स, एक्सटर्नल डाटा का इसके लिए एग्जाम्पल, यही एग्जांपल मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो चीज़ ऊपर दे रखी हो और उसके नीचे जो एग्जांपल दे रखी है,
ये आपने अच्छे तरीके से लाजमी याद कर लेनी है, क्योंकि जो अभी तक हमने, चलें आज कोशिश करेंगे, टाइम बच गया तो हम मॉडल पेपर भी देख लेंगे। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफन परचेज मार्केट रिसर्च रिपोर्ट। हम क्यों खरीदेंगे सर बाहर से, ये रिपोर्ट क्यों हासिल करेंगे? कहता है कि ये जरूरी होती है टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स, यानी चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। यानी कि अगर हम सीएफई के बाहर देखें ही ना, और हमें पता चला कि दुनिया सारी ऑनलाइन पे शिफ्ट होगी, और अभी तक हम फिजिकल ही क्लासेस कराते हैं, और हमारे यहाँ पे इस मार्केट के अंदर कुछ कॉलेजेस थे जो मान लो कि पिछले 6 महीने साल तक भी सिर्फ फिजिकल क्लासेस करवाते थे, वो ऑनलाइन की तरफ गए ही नहीं। तो खुद सोचो उन्होंने अपना कितना नुकसान किया होगा। उनको ये नहीं पता कि ट्रेंड बदल गए हैं, और ट्रेंड हमने डिस्कस किया था कि ऐसी चीज जो बदल गई हो वक्त के साथ साथ, जो बदल रही हो, उसको हम ट्रेंड कहते हैं। तो खैर उसके बाद कस्टमर डेमोग्राफिक्स का हमें पता चलता है बाहर की रिपोर्टों से। डेमोग्राफिक मैंने आपको लफ्ज बताया था, आई2बी के अंदर भी आप पढ़ के आए थे। डेमोग्राफिक क्या होते हैं, मतलब किसी खास इलाके में लोगों की खसूसियात, उसको हम डेमोग्राफिक्स कहते हैं। यानी कि लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अमीर हैं, गरीब हैं। जब इस तरह की मेरे स्टडी करते हैं किसी खास इलाके के लोगों के बारे में, उसको हम डेमोग्राफिक फैक्टर्स कहते हैं। तो डेमोग्राफिक्स का पता चलता है आपको है। और कंपेटिटिव लैंडस्केप, यानी कि आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, किस किस महाज पे वो क्या कुछ जिद्दत लेकर आ रहे हैं मेरे बच्चे, इसके लफ्ज क्या बोलते हैं, कंपेटिटिव लैंडस्केप। उसके बाद क्यों रिसर्च कहता है कि सोशल मीडिया डाटा, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड एपीआई दैट अलाउ, याद करें ये भी एक्सटर्नल डाटा ही है मेरे बच्चे। जितना सोशल मीडिया, ये नहीं कि सर ये देख रहे हैं आपने फेसबुक यहाँ पे खोल रखी है, आपने ट्विटर यहाँ पे खोल रखा है, ये डाटा तो सारा यहाँ पे पड़ा हुआ। मेरे बच्चे यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, ये डाटा सारा दुनिया के लोगों के रिव्यूज हैं, कमेंट्स हैं, उनके ख्यालात और जज्बात हैं, सेंटिमेंट्स हैं। तो इसको हम ये नहीं कह सकते ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का डाटा, ये भी एक्सटर्नल डाटा है। और फिर इस एक्सटर्नल डाटा को कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो, ये मेरे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हमने डिस्कस किया था। ये प्रोवाइड करती हैं ये डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म, और ये परचेज करते हैं आप, इसके जरिए आप उस डाटा को भी एनालिसिस कर सकते हो। इससे आपको पता क्या चलता था, इससे आपको एक तो डाटा ऑन कस्टमर इंटरेक्शंस के, कस्टमर के साथ हमारे किस तरह के ताल्लुकात हैं। ब्रांड मेंशंस की बात हुई थी कि लोग हमारे बारे में कितना चर्चा करते हैं, क्योंकि देखो जितना ज्यादा चर्चा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी ब्रांड के बारे में, वो और ज्यादा ब्रांड तगड़ा होता है। जैसे सबसे ज्यादा हमारे मुल्क में जो चर्चा होता है एक ही ब्रांड है, वो है हाफिज जी है, तो वो और तगड़ा होता जा रहा है मेरे बच्चे रोज बरोज। वो कहता है कि मेरे पीछे तो पूरा पाकिस्तान है। तो जब आप किसी के बारे में इस तरह गुफ्तगू करते हैं तो सारी बात है मेरे बच्चे, उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है। लेकिन पॉजिटिव कर रहे हैं या नेगेटिव, वो हाफिज जी को जरूर जानना चाहिए। एंड पब्लिक ओपिनियंस मेरे बच्चे, लोगों की राय का पता चलता है सोशल मीडिया से। खैर देखो मेरे बच्चे, आपका जो आइन होता है ना, ये बड़ा कीमती डॉक्यूमेंट होता है। जब खुदा न खासा उसका सत्यानाश हो रहा है, ये ना सोचें कि ये हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए फायदेमंद है। हमारी नस्लें तो पहले समंदरों में गर्क हो रही हैं, वो तो बेचारे मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई तकरीबन 16 लाख एक साल के अंदर हमारे नौजवान इस मुल्क को छोड़ के गए हैं, और पता नहीं हजारों बेचारे उनमें मरे हैं। तो खुद सोचें मेरे बच्चे, हमारे हमारे साथ, हमारी औलादों के साथ आगे हमारे साथ क्या होना है। और इनकी तो यशी है, इनकी तो यशी, इनको कौन पहले पूछता है। जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं मेरे बच्चे, हमारे लिए और खुदा ना खासा मुसीबत लेकर आते हैं। जंगें लड़ी जाती हैं, अजीबो गरीब किसी की प्रॉक्सी वार से लड़ते हैं ये लोग। हमारी जंग है भी नहीं, किसी की जंग है और हम लड़ रहे हैं। तो ईंधन कौन बनता है, हम लोग। खुदा ना खासा आपने देखा होगा उस वक्त, यकीन कर लेंगे, बड़ी मुश्किल से निकला करते थे। और अगर हम कहीं तरावियां पढ़ रहे होते थे ना मस्जिद में, और कोई खुदा ना खासा कोई बस्ता लेकर आ जाता था, जान निकल जाती, ले भाई आज फटेगा है। ये हालात थे। ये बात कर रहा हूँ मैं 2008 9 7 8, वो जो मुशर्रफ ने जंग उस रखी की। हर वक्त खुदा ना खासा कहीं मून मार्केट में धमाका हो रहा है, कहीं कहीं पे धमाका हो रहा है। मरे कौन बेचारे आम लोग। तो फैसला कोई एक करता है, लेकिन उसको मेरे बच्चे खमियाजा उसकी आम आवाम भुगतती है। इसलिए ये ना समझें कि अल्लाह माफ़ करे सर, ये देखें आप बात कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। मेरे बच्चे बात नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, नहीं तो भुगतेंगे इसको। अगर इस बात को, अगर कहीं खुदा न खासा इतने ही डर गए हैं, अगर वो इतना डरा बैठा है कि वो अपने लिए इतनी बंदोबस्त कर रहा है, तो कम से कम हम चाहे डरे हुए हों, लेकिन आपस में तो बैठ के कोई बात कर सकते हैं ना कि भाई ये कुछ गलत हो रहा है। गलत को गलत तो हम कह ही सकते हैं, चलो बाद में जो होगा अल्लाह जानता। आपका सिलेबस की दिक्कत को नहीं, आपको रिकॉर्डर लेक्चर प्रोवाइड कर दिए थे। कहता है कि एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज सेट ऑफ रूल्स। ये हम पहले पढ़ के आए थे मेरे बच्चों, याद है हमने डिस्कस किया था कि इंसान क्या करता है, इंसान किसी मशीन से बात करता है। वो कहता है कि अच्छा ऐसा कर, मुझे ना वो डेटाबेस में फलाना डाटा पड़ा, वो मुझे डेटाबेस से वो डाटा ला कर दे दे। अब मेरे बच्चे एज्यूम करो इसने तो उस ऐप को कहा। अब ऐप और ये जो डेटाबेस हमने डिस्कस किया था, ये आपस में जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, इसके लिए जाहिर बात है इसके लिए खास टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तो ये इन दोनों के दरमियान जो इस्तेमाल हो रही होगी, जैसे हमने डिस्कस किया था एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो रही होती है। और यहाँ पे क्या होता था, ये मोस्टली एपीआई जो भी कहता है कि एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इज सेट ऑफ रूल्स एंड टूल्स दैट अलाउ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी कि एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से बात, ये इंसान नहीं है इसके अंदर, इंसान उसे इंसान एनएलपी के जरिए बात करता है।
कहता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया एपीआई प्रोवाइड बाय प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर, जो भी हैं वो हम पहले डिस्कस करके आगे थे, ये आपको सारे का सारा वो रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं कि आपके बारे में कितनी पोस्ट हुई हैं, कितने लाइक्स हुए हैं, कितने हैशटैग्स मेंशंस जो भी हैं वो सारा। फॉर एग्जांपल ए रिटेल बिजनेस कैन यूज एन एपीआई टू ऑटोमेटिकली कलेक्ट कस्टमर कमेंट्स अबाउट इट्स ब्रांड फ्रॉम ट्विटर फॉर एनालिसिस, यानी कि साधन सा क्या आप उनको कह सकते हैं, वो आपको सारा डाटा प्रोवाइड कर देंगे। याद है ये सारा हमने डिस्कस किया था, पहले वो चेक करते हैं क्या इस बंदे ने वाकई हमसे एपीआई परचेज की हुई है, वो प्रोसेस पूरा डिस्कस किया था। अगर उनको पता लगा कि वाकई इस बंदे ने एपीआई हमसे परचेज की हुई है तो फिर उसको वो सारे का सारा डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है। हर एक बंदे को नहीं मिलता। अगर आप हम सोचना चाहेंगे सीएफई भी फेसबुक के ऊपर जहां जहां पे सीएफई का नाम लिया जाता है वो सीएफई का वो डाटा हम एनालिसिस करें तो हमारे पास एपीआई है ही, तो हम उसको एनालिसिस नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं अगर 4 पैसे लगा के, हमने कहा हमें क्या जरूरत है। लेवड़ा कहता है एक्सटर्नल डाटा इन फाइनेंस भी यूज किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बात होती है तो यहाँ पे बैंक भी हैं और बैंकों की तरह का काम करने वाले बाकी इदारे भी हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफर रिलाई ऑन एक्सटर्नल डाटा सोर्सेस सच एज स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस। अब मार्केट स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है मेरे बच्चे, जाहिर बात है उसका बैंकों पे असर होता है। और इसी तरह इकोनॉमिक फोरकास्ट में क्या चल रहा होता है कि आगे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कम होगी, या इंटरेस्ट रेट कम होंगे या बढ़ेंगे, क्योंकि इसका बैंक पे असर पड़ता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा हो, खुद सोचें लोग क्या करेंगे, बैंकों से पैसा निकलवाएंगे या रखेंगे दोबारा से। इंटरेस्ट रेट बढ़े तो बैंकों में रखवाना शुरू कर देंगे, लोग बैंकों में रखवाना शुरू कर देंगे, कारोबार में कम लगाएंगे। तो उसको पता चल रहा होगा कि भाई जाहिर बात है कि अब हम देखो बैंक मतलब लोन देंगे, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो बैंक को पता चल रहा होगा कि आगे हमारी कमाई कम होने वाली है, क्योंकि लोगों ने हमारे पास पैसा रखवा देना है, हमसे थोड़ी वो लेना है वापस। इसी तरह मेरे बच्चे अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, कम हो रहा हो, इसका भी असर पड़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो तो उसको पता है कि लोग जिनको आपने लोन दिया वो बेचारे वो शायद इस काबिल हो ही ना हमारा पैसा वापस कर सकें। महंगाई इतनी हो जाएगी लोग अपना घर बार नहीं चला सकेंगे, हमारा पैसा कहाँ से वापस करेंगे। तो इसलिए मेरे बच्चे बैंकों के लिए इकोनॉमिक फोरकास्ट जो होते हैं आगे, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट। और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, टू मार्केट इन्वेस्टमेंट, टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर इंस्टेंस ए बैंक माइट एनालाइज जीडीपी ग्रोथ रेट्स। अब जीडीपी, अब मेरा ख्याल है कि आप पढ़ के आए हो इकोनॉमिक्स वगैरह, आप लोगों की तो ताज़ी ताज़ी इकोनॉमिक्स हम लोगों ने बड़ी पुरानी पढ़ी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होती थी कि हमारे मुल्क के अंदर एक साल के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है, यानी कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं एक साल के अंदर, उसके लफ्ज़ क्या बोलते थे, ये जीडीपी है। अगर ये बढ़ रहा हो तो जाहिर बात है मेरे बच्चे इससे ये पॉजिटिव होता है, जिससे कारोबार बढ़ते हैं, लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ती है, सारा कुछ बढ़ता है, तो बैंक का कारोबार भी बढ़ता है। खैर इस तरह की चीज़ें एंड इन्फ्लेशन ट्रेंड जो भी हैं। ले बेटा उसके बाद प्राइमरी डाटा सोर्सेस। प्राइमरी डाटा सोर्सेस हमने सादा सा डिस्कस किया था, ऐसा डाटा जो आप खुद डायरेक्टली इकट्ठा कर रहे हो किसी मकसद के लिए। ये कैसे इकट्ठा होता है, कहता है एक्सपेरिमेंट्स। अगर कोई बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा हो तो मेरे बच्चे ये भी उसके लिए जो डाटा इकट्ठा होगा उस एक्सपेरिमेंट से, ये प्राइमरी डाटा होगा। इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हो, ये भी मेरे बच्चे होता है ना कि बात का कुछ लोग हम लोग आपका इंटरनली यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो या बाहर हम लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो तो किसी के बारे में आपके क्या ख्याल हैं। तो इस तरह का डाटा मेरे बच्चे ये क्या होगा, ये प्राइमरी डाटा। हम जानना चाहते हैं लोगों के रुझान कैसे ये को लेके। और क्वेश्चन एयर एंड सर्विस लोग लगातार इस तरह के सेंड करते हैं और अक्सर आपको लिंक भी सेंड करते हैं कि भाई ये लिंक भेजा मैंने आपको, ये सर्वे फिल कर दें। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं कुछ इस तरह का काम कर रहे होते हैं। और इसी तरह मेरे बच्चे सोशल मीडिया के ऊपर भी ये सर्वे करवाए जा सकते हैं, फील्ड ट्रायल्स, यानी कि जाके आप खुद चीज़ें वहाँ पे जो चीज़ नहीं बनाई है ना उसको जाके खुद लोगों को कहें कि इस चीज़ को खाएं, इस चीज़ को जिस मकसद के लिए यूज़ करने के लिए है उसको यूज़ करके देखें। जैसे वो अक्सर आपने देखा होगा एरियल और इस तरह के वो फील्ड में जाते हैं, लोगों को कहते हैं जितने आपके गंदे कपड़े हैं वो सारे ले आओ। वो मोहल्ले की खवातीन, क्योंकि मर्द हजरात तो चले जाते हैं अपने अपने कामों पे, बाद में वो सारे वेली होती हैं, तो सारा मोहल्ला इकट्ठा होकर वो क्या करता है वहां पे गंदे कपड़े ला के उनको देते हैं। फिर वो कहते हैं कि चलें इससे भी धोएं और इससे भी धोएं और फिर चेक करें कौन ज्यादा सफाई करता है। ये क्या कर रहे हैं, वो फील्ड ट्रायल कर रहे हैं। तो फिर पता चलता है कि भाई एरियल ही कमाल की चीज़ है, बाकी तो सब फजूल है। और फोकस ग्रुप्स मेरे बच्चे ये क्या होता है कि बजाय के जस्ट एग्जांपल हम कोई चीज़ बना के बेचना चाह रहे हैं, आप कोई कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है अज्यूम कर लो। अब आपको पता है कि अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है ये वो लोग इस्तेमाल करेंगे जिनकी उम्र कोई 16 से कोई 22-23 साल के, ये ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि वो चीज़ जो हमने बनाई है, बजाय कि जाके हम इतनी बड़ी मकदार में बनाएं कि एक पूरे मोहल्ले को, एक शहर को बांटें कि ये लो भैया आप इस्तेमाल करके हमें बताओ कि इसके क्या नतीजे आए हैं, वो तो भाई अच्छा खासा खर्चा वैसे ही हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट है ये इस्तेमाल करेंगे कोई मान लो कि 14, 15 या 16 साल से लेकर 22 साल तक के बच्चे। हमने क्या किया, उतने को कि 8-10 बच्चों को लैदा कर दिया, आओ भाई इधर आओ, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो और इसके बाद इसके दौरान थोड़े से नताइज बताओ। तो इस तरह के मेरे बच्चे इसको क्या बोलते हैं लफज, इसके लिए फोकस ग्रुप का लफज बोलते हैं। इनके बजाय कि उस तरह का पूरी आप उस पूरी जनता को ही आप फोकस करें, आप उनमें से चंद उनके रिप्रेजेंटेटिव बना लें जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हों। फिर बाद में आप उनको जाहिर बात है उसी बेस पे पूरी आप जितनी भी उसकी पॉपुलेशन है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे वो पॉपुलेशन सैम्पलिंग नहीं होती। हाँ बिल्कुल, ये फोकस ग्रुप मेरे बच्चे सैंपल ही होता है कि आप सैंपल उठाएं और सैंपल के ऊपर वो जो भी वो करना चाहते हैं वो करें
और उसके बाद आप पूरी उस पॉपुलेशन के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के इसके बारे में क्या रुझान होंगे। तो ये मेरे अच्छे प्राइमरी डाटा सोर्सेज होते हैं। खैर, कहता है प्राइमरी डाटा रेफर टू इन्फॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड फॉर a specific purpose. It is typically gathered through methods like survey, interviews, experiments and direct observations. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। ये हम खुद कोई काम नहीं करते, कोई काम करता हुआ अगर कोई बंदा काम कर रहा हो ना, उसके बारे में जिस तरह, जस्ट जस्ट एग्जांपल, हमें पता चलता है कि यहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं लाइब्रेरी के अंदर, वो बातें करते हैं, वो किसी और कॉलेज के लेक्चर चलाते हैं, वो फलाना करते हैं, वो टमकाना करते हैं, कुछ इस तरह की बातें हमारे पास आती हैं। अब मेरे बच्चे, एक तो ये है कि जाके हम उनसे पूछें हाँ भाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। एक और तरीकाकार है कि हम सुकून से जाएं वहां पे लास्ट में बैठ जाएं, बच्चे सारे क्योंकि डेस्कों पे बैठे होते हैं, सबके मुंह इधर को होते हैं, तो लास्ट के ऊपर आप जाके बैठ जाएं, आप ऑब्जर्व करें कि चल क्या रहा है यहाँ पे। तो आपको मेरा ख्याल है कि चंद सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वाकई जिस तरह की बात हो रही थी उस तरह है भी नहीं। ये भी डाटा इकट्ठा हो जाएगा मेरे बच्चे। इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। कोई काम होते हुए देखना, दूर बैठ के कोई काम होते हुए देखना, उसको ऑब्जर्वेशन। इससे भी मेरे बच्चे आप जारी बात प्राइमरी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। कहते हैं कंपनी माइट कंडक्ट सर्वे टू असेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद ए रीसेंट प्रोडक्ट लॉन्च। यानी कि हमें याद है कि खैर वो तो कुछ और तरीकाकार हुआ करता है, लेकिन अगर कोई नई प्रोडक्ट भी लॉन्च करता ना, उसने उसी तरह का काम करना था। हमारे पास यहाँ पे कॉलेजेस में रेड बुल वाले आया करते थे। वो क्या करते थे, आके कहते थे चलो भाई रेड बुल पियो। हम लोग टका टका के रेड बुल पिया करते थे, हैं? हम बड़े हैरान होते थे। टीचर हमारे, एक टीचर को वो सिर्फ सैंपलिंग करते थे आगे। उसके बाद हमारे एक उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, तंदुरुस्ती दे, वो क्या करते थे, वो क्लास में जाते ही तब थे जब वो रेड बुल पीते थे, उसके बाद भी हैं? वो कहते थे भाई वो उन्होंने आदत डाल दी है, जाओ रेड बुल लेकर आओ। पहले रेड बुल पीनी है, एनर्जी आनी है उन्होंने, और फिर जाके यानी कि सुपरमैन, फिर जाके वो क्या करते थे, क्लास पढ़ाते थे। अब चलिए उसको उनका फायदा भी हो गया, उनके कस्टमर बढ़ गए। लेकिन हमने बाद में पता किया कि भाई आप लोग चंद दिनों के बाद फिर आ जाते हो, हैं? आखिर ऐसा क्या है? वो कहते हैं भाई ये एक्सपायर होने वाला होता है, हम क्या करें, कि वैसे ही फेंक रही हैं, तो बेहतर नहीं कि हम सैंपलिंग कर देते हैं उसकी। उसे होता क्या है कि कम से कम जो लोग जो नहीं भी पीते रेड बुल, वो पीना शुरू कर देते हैं। और हुआ भी इस तरह के, उनके कुछ कस्टमर बढ़ भी गए इससे। तो खैर वो एक्सपायर के जो इस तरह की अक्सर जो चीज़ें ऑलरेडी जो प्रोडक्ट मार्केट में हो, वो अगर आपको फ्री खिला रहे हो तो मुबारक हो आपको, आपने उनकी चीज़ों को एक्सपायर होने से रिस्क को बचा लिया है। तो इस मकसद के आते हैं। लेकिन बहरहाल अगर कोई नई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जाके इसी तरह मेरे बच्चे कस्टमर को पहले कुछ लोगों को इकट्ठा करें, उनको खिलाएं पिलाएं और उनसे अपनी राय लें। तो ये भी मेरे बच्चे क्या है, प्राइमरी डाटा। कहते हैं डाटा कलेक्टेड इज यूनिक एंड डायरेक्टली एप्लीकेबल टू द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। देखो जिस तरह का आपका मकसद है, ये नहीं कि उस तरह का हर एक बंदे का मकसद हो। ये एक यूनिक है। जैसे अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट हमसे डिससेटिस्फाई क्यों है, हम उसके बारे में, अब ये यूनिक पर्पस है, यानी कि बाकी सारी दुनिया का मकसद यही है कि वो यही पता लगाएं कि बच्चे सीएफई के वो या बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो डिससेटिस्फाई क्यों है। ये एक यूनिक पर्पस है जो हम चाहते हैं कि बच्चे, हमारे बच्चे हमें बताएं कि हमसे नाराज क्यों हैं। तो इस मकसद के हम डाटा इकट्ठा करेंगे, उनसे राय लेंगे, उनके इंटरव्यू लेंगे, यहाँ पे फीडबैक आती है आपके, वो यही चीज़ होती है, आप बताएं हमारे बारे में। ये भी मेरे बच्चे, हम प्राइमरी डाटा इकट्ठा कर रहे थे, थोड़ी सी हमें पता चलता है कि क्लास के बारे में, टीचर के बारे में, कॉलेज के बारे में। कहता है कि फोकस ग्रुप डिस्कशन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। फोकस ग्रुप किसको कहते हैं, बोला वो सैंपल, पॉपुलेशन में जो सैंपल हमने उठाया था, बजाय कि एक प्रोडक्ट बना के लॉन्च ही कर दें उसको, बड़े पैमाने पे फैक्ट्रियां लगा लें, प्लांट एंड मशीनरी वो कर लें, और बाद में जो प्रोडक्ट बना के हम उसको बेच रहे हो, लोग उससे वैसे ही मुतमिन ना हो। अगर लोग ही, मेरे बच्चे, वो चीज़ बिकेगी नहीं, वो सारा का जैसे आप पढ़ते वो इम्पेयर हो जाएगा, सब कुछ सब बर्बाद हो गया। इसलिए लोग क्या करते हैं, पहले छोटे पैमाने पे वो एक्टिविटी करके देखते हैं, जिसको आप प्रोटोटाइप तरह की एक्टिविटी कहते हैं। कहता है कि इन मार्केटिंग फोकस ग्रुप्स आर यूज्ड टू कलेक्ट इनसाइट ऑन न्यू प्रोडक्ट्स। अच्छा, इनसाइट्स होते हैं राय किसी की, होता है ना कि किसी चीज के बारे में जांचना पड़ताल करना, लफ्ज बोला करते हैं, उसको कहते हैं इनसाइट इकट्ठे करना। ये फैसला नहीं होता, ये जांच पड़ताल होती है, यानी कि लोग बता रहे होते हैं कि यहाँ पे है क्या। खैर, कहता है कि पार्टिसिपेंट्स प्रोवाइड डायरेक्ट फीडबैक, यानी कि आप चंद लोगों को वो चीज़ दें, उनको कहेंगे ये खाएं, इस्तेमाल करें, उसके बाद अपनी राय दें, तो लोग क्या करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे और अपनी फीडबैक देंगे, विच इज़ वैल्यूएबल फॉर मेकिंग टारगेटेड इंप्रूवमेंट्स। वो बाद में बताएंगे जिस तरह इसमें ये कमी है। अगर अज्यूम कर लो एक क्रीम है, वो कहेंगे ये तो ग्रीस की तरह है, ये तो बड़ी चिपकरी है, ये फलाना है टमकाना है, लोग कहेंगे यार ये काम तो खराब हो गया। बेहतर है कि हमने बुला के बड़ी पैमाने पे उसको बेच नहीं दिया। प्राइमरी डाटा इन हेल्थ केयर कैसे काम आता है, कहता है इन हेल्थ, यहाँ पे तो अच्छा खासा काम होता है। कहता है प्राइमरी डाटा इज ऑफन गैदर थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स। अब वहाँ पे क्लिनिकल कोई नई मेडिसिन बनाई जाती है, वो मेडिसिन बना के मेरे अच्छे लोगों को बेचना शुरू नहीं कर देते, उसका पहले क्लिनिकल ट्रायल होता है। चंद लोगों को खुदा ना खासा जो उस तरह की बीमारी में हों, इन्वॉल्व हो, तो उनको हम क्या करते हैं, उनके ऊपर पहले वो प्रोवाइड, वो अप्लाई करते हैं उनको, और बड़े बड़े जिसको कहते हैं ना कि बड़ी केयर के साथ उनके साथ वो ये सारा तजर्बा चल रहा होता है। ये नहीं कि अल्लाह माफ करे उनके साथ तजर्बा, कोई साइड इफेक्ट्स हैं, कोई नुकसान हो गया,
तो उनको अपनी निगरानी में रखा जाता है कि अल्लाह माफ करे अगर कोई खुदा ना खास्ता इसका कोई साइड इफेक्ट हो, कोई नुकसान हो, तो हम फौरन से उसके लिए कुछ इकदाम भी कर लें। तो पहले उस तरह क्लिनिकल ट्रायल करके उसके बाद मेरे बच्चे वो मेडिसिन मार्केट में लॉन्च की जाती है। कहते फॉर एग्जाम्पल ए फार्मास्यूटिकल कंपनी माइट कंडक्ट ट्रायल टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए न्यू ड्रग। द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पेशेंट ड्रग ड्यूरिंग दिस ट्रायल इज यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द ड्रग सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। तो एफिकेसी यानी कि अफादियत, एफिकेसी कहते हैं अफादियत को, उसकी अफादियत का मेरे बच्चे पता चलता है। जैसे फिर डिफरेंट तरह के वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ये यूज करना, ये सारा उस प्रोसेस से गुजर के आता है। तो बेटा सेकेंडरी डाटा, बच्चों वाली बातें ये सारी यकीन कर लो, ऐसे लग रहा है जैसे मैं I2B पढ़ा रहा हूँ, बल्कि I2B से भी जरा थोड़ा सा निचले वाला पेपर। सर हमें तो नहीं लग रहा है, ये तो आप है ना वहां पे आप हंसते खेलते चंद चैप्टर पढ़े और पास कर लिया है, यहाँ पे आपको यकीन ही को नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे बच्चे यकीन का होना। अगर यकीन होगा ना, अगर आप समझेंगे ना, ये AC चला लो मेरे बच्चे, AC चला लो, ये उसमें ऑन कर दे मेरे बच्चे, ले बेटा अगर यकीन होगा ना कि I2B की तरह का पेपर है तो यकीन करो उसी तरह ही पास हो जाएगा। अगर इसको यकीन ये पैदा कर लोगे नहीं ये तो कैफ 3 है, नया आया है, और ये तो आया ही कत्लो गारत के लिए है, फिर कत्लो गारत ही करेगा मेरे बच्चे। खैर, तो सेकेंडरी डाटा कहता है कि डाटा अवेलेबल ऑन इंटरनेट, जो ऑलरेडी डाटा अवेलेबल हो उसको सेकेंडरी डाटा कहते थे। और गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज का डाटा, मार्केट रिसर्च से इकट्ठा हुआ पहले से डाटा, अगर हम खुद कर रहे हैं तो प्राइमरी मार्केट रिसर्च, लेकिन वैसे ऑलरेडी इकट्ठी की हो तो ये सेकेंडरी है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पड़ा हुआ डाटा, कॉमर्स कमर्शियल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, पब्लिक लाइब्रेरी जो भी। कहता है सेकेंडरी डाटा इज इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर ए डिफरेंट पर्पस, किसी और ने किसी मकसद के लिए इकट्ठा करके रखा था, उसी तरह का अब हमारा मकसद भी है, तो हम उस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मे बी कंसिडर्ड रेलिवेंट एंड इज रीपर्पस फॉर करंट एनालिसिस। कहता है कि जो आज आप एनालिसिस कर रहे हो शायद उसके लिए वो डाटा पुराना भी आपके काम आ जाए। जैसे होता है ना कि हमारी अगली सेल नेक्स्ट अगले 6 महीने में, साल में कितनी सेल होगी, कितने बच्चों के एडमिशन होंगे, तो अगर इसका अंदाजा लगाना चाहिए हम पिछला डाटा इस्तेमाल कर रहे होंगे जो पहले से कलेक्टेड है। तो वैसे तो शायद वो हमने उसको बना बनू के पिछला डाटा सारा रखा हुआ था, लेकिन हमें क्या पता था वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। खैर, तो रीपर्पस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कहता है कि एग्जाम्पल क्या है, गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स सेंसस डाटा। अच्छा, सेंसस डाटा वो होता है जो ये जो मर्दमशुमारी के डाटे को सेंसस डाटा कहते हैं, जो आबादी के बारे में, लोगों के पढ़े लिखे के बारे में, यानी कि पूरे खानदान का सारा वो रिकॉर्ड, पूरी आबादी का सारा रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट इकट्ठा करती है एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, उसके लफ्ज बोलते हैं ये सेंसस डाटा है। कहता है कि सेंसस डाटा कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी प्रोवाइडेड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन दैट बिजनेस कैन यूज टू टारगेट स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट। अब कहाँ पे आबादी ज्यादा है, कहाँ पे कम है, उसमें सारा पता चल रहा होता है, किस घर के कितने अफराद पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, वो सारा पता चल रहा होता है, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, आपको सारा पता चल रहा होता है। यही डाटा मेरे बच्चे शेयर कर दिया जाता है लोगों के साथ। फिर जो इस तरह के कारोबार है उनको पता चल रहा होता है कि फलाना इलाका बड़ा गुंजानबाद है, वहां पे बच्चे ज्यादा हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट जो बच्चों के लिए हैं वहां पे जाके उस मार्केट को फोकस करते हैं। और ऐसी फलाना इलाका वहां पे बुजुर्ग ज्यादा हैं, खासतौर पे वो इलाके जहाँ जहाँ पे जो मोस्टली जो आबादी है वो उनके जो बच्चे बुच्चे हैं वो बाहर हैं, ऐसे इलाके जहाँ पे बाहर जाने का रुझान ज्यादा है, ये जेलम शेलम इस तरह के ये इलाकों में लोगों का ज्यादा रुझान बाहर ही है। अगर बाहर है तो उनके बाहर पीछे बेचारे जो उनके बुजुर्ग वालिदैन कुछ इस तरह ये यही घूम लें आप, ये मॉडर्न टाउन, ये गार्डन टाउन घूम लें, या तो यहाँ पे दफ्तर हैं या घर हैं, और जो घर हैं वो खाली हैं, उनमें कोई बुजुर्ग रहते हैं क्योंकि उनके जो औलादें हैं वो पता नहीं किन शहरों में, किन इलाकों में, किन मुल्कों में रहती। तो खैर इस तरह का माहौल यहाँ पे आपको नजर आएगा। खैर, इनके गुंजानबाद इलाका नहीं, बड़े बड़े घर, कोई अक्सर घरों में तो सिर्फ नौकर नाकर ही है और है ही नहीं वहाँ पे कोई। कह रहे कि दूसरा इंडस्ट्री रिपोर्ट्स फ्रॉम कंसल्टिंग फर्म्स। कंसल्टिंग फर्म्स मेरे चाहिए आप लोगों की फर्म्स भी हो सकती हैं, जिस तरह आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स होती हैं, ये भी कंसल्टिंग कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हो, और लीगल भी हो सकती हैं, और बड़ी सारी प्रोफेशनल फर्म्स हैं इस तरह की। कहता है कि इंडस्ट्री रिपोर्ट्स फ्रॉम कंसल्टिंग फर्म ऑफन पब्लिश रिपोर्ट्स दैट एनालाइज इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड फोरकास्ट। अब ये भी मेरे अच्छे बता रहे होते हैं कि इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, यानी कि जिस तरह होता है ना कि अब अगर हम मोबाइलों की बात करें तो स्मार्टफोन, और उसमें भी फोल्डिंग वाले फोन, और ऐसे फोन जिसमें 5G 5 क्या होता है वो 5G चलता हो, कुछ इस तरह की चीजें मेरे अच्छे, अब इनका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, तो पता चलेगा कि आपको इस तरह की चीजों। खैर, इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड फोरकास्ट विच बिजनेस कैन यूज हो, और इनका काम फिजिबिलिटी स्टडी बना बनू के उसको जो शेयर करते हैं, जो उस लिहाज से बात करें। केस स्टडी कहता है कि सेकेंडरी डाटा इन मार्केटिंग, ए रिटेल कंपनी माइट यूज ए रिपोर्ट फ्रॉम ए रिटेल कंपनी। मैंने आपको कहा था जब भी लफ्ज आए तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो बड़े बड़े स्टोर हैं, ये जो सुपर स्टोर हैं, ये उसकी बात कर रहा होता है
कहता है कि रिटेल कंपनी माइट यूज ए रिपोर्ट फ्रॉम ए कंसल्टिंग फर्म टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर ट्रेंड्स इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री। अब उन्होंने बताया कि भैया मोस्टली जो कारोबार हैं वो ई कॉमर्स उस पर चले गए, प्लेटफॉर्म पे चले गए। अब लोग फिजिकली तो वो करते ही नहीं। अब जाहिर बात है ग्रोसरी शॉर्सरी इस तरह की चीजें बेचने, लोग कहते हैं कि भाई 60% लोग तो ऑनलाइन खरीदते हैं। अब इसका मतलब जब उनको पता चलेगा ऑनलाइन खरीदते हैं, अब उसके लिए ऑनलाइन के लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा आपको। कोई ऐप शैप बनाए, वो उसमें सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें ताकि लोग बड़े सिक्योर तरीके से आपके साथ कोई ऑनलाइन सेल परचेज कर सकें। तो आपको उस तरफ सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि दुनिया सारी ऑनलाइन पे जा रही है और आप फिजिकली कारोबार करना चाहें तो आउट हो जाएंगे आप बड़ी जल्दी। और while the data was not collected specifically for the company, it provides valuable insight into emerging market trends, जैसे अभी हमने डिस्कस किया emerging market trends, खासतौर पे ऑनलाइन वाला, और helping the company refine its digital marketing strategy। फिर इसी बेस पे वो अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो डिजाइन करते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि अब ये फलानी फलानी चीज़, अब ये नहीं कि घर बैठ वो यहाँ पे स्टोर पर आके खरीदें, अब आप घर बैठ के भी चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो इस तरह अब मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है वो लोगों ने बनानी शुरू कर दी है। जैसा हम लोग बताते हैं भाई, आप अब लाजमी नहीं कि आप लाहौर आए यहाँ पे आके ही पढ़ें, अब आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर आर्टिकल करने के लिए आपको लाहौर ही आना पड़ेगा। वो ऐसे लग रहा होता है जैसे जब कोई ऑनलाइन पढ़ के बच्चा यहाँ पे आर्टिकल ढूंढने आता है ना, ऐसे जैसे कोई एलियन नहीं आ गया है? उसको पता ही कुछ नहीं होता। यानी कि मम्मा पापा का ये बच्चा है, अब वहां पे इंटरव्यूज देगा, अब ये ढूंढेगा, और टीचर भी देख रहा होता उसकी शक्ल, कहता मैं सर आपका ही स्टूडेंट हूँ। तू किधर स्टूडेंट, तुझे तो देखा ही नहीं कभी। नहीं नहीं सर, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट था। हैं? अब ये कैसा है, टीचर को क्या पता, टीचर क्यों इसको रिकमेंड करेगा कहीं पे? कल छोड़ के चला जाए, कल कोई ऐसी वैसी हरकत कर दे वहां पे। तो कहने का मतलब कि वो सत्यानाश हो जाता है सारा उसका। यानी कि एक ग्रूमिंग है। अनफॉर्चुनेटली नो डाउट इन्वायरमेंट, ये कल निकलना तो आपने इसी इन्वायरमेंट के अंदर ही है, इसी माहौल में निकलना है। लेकिन ये अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं बच्चे, ये छोटे नहीं होते। इनको तो थोड़े से अगर हिम्मत हो सके, अगर मैं अपने आप को रखूं, शायद क्योंकि मैं भी इस पूरे माहौल से गुजरा हूं, तो शायद मैं भी डरूं कि अपने बच्चों को ना इस माहौल से मैं गुजरने दूं। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है मेरे बच्चों। अल्लाह ताला से मांगा करो कि अल्लाह ताला इस माहौल की जो खराबियां हैं उससे आपको महफूज रखे। ले बड़ा इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन। तो मैं तो 2001 से लेके तो तकरीबन मेरा ख्याल 2014-15 तक हॉस्टल में रहा। यानी कि जितनी की आप लोगों की उम्र है उतनी की मेरी हॉस्टल्स में गुजरी है। मैंने तो 8वीं 9वीं 10वीं क्लास ये भी सारी हॉस्टल में ही की थी। तो मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सीखने को मिला। और शुरू से ही एक होता है ना कि डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी, जो मोस्टली हमारे पास नहीं होती, तो वो फैसला साजी आप सीख जाते हैं इस तरह की चीज़ें। तो खैर हमें क्या फैसला, यहाँ पे तो यही नहीं होता। अभी तक कितने पेपर देने हैं, रख के पढ़ रहे हैं, और अभी तक ये कंफर्म नहीं है पेपर देना भी है कि नहीं। ये तो देखेंगे बाद में, हालात बताएंगे कि नहीं। ले बेटा, अगली बात है इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन। ये जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, क्या इसकी कोई अहमियत है? ये सेकेंडरी है, प्राइमरी डाटा है, फलाना है, क्या ये डाटा जो कलेक्ट करके रखा, तो मतलब सादा आपने डाटा इकट्ठा करके रखा हो, आप इसकी अहमियत के बारे में जानना चाहते हो, क्या अहमियत है इसकी? यहाँ पे इतना सेल का, परचेज का, फलानी चीज का, यहाँ पे कितने इंप्लॉइज हैं उनका डाटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे जितने एडमिशन हो रहे हैं उनका डाटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे जितने टेस्ट होते हैं उसका डाटा पड़ा हुआ है। क्या इस डाटा की कोई अहमियत है? होगी कोई ना कोई अहमियत। क्या अहमियत हो सकती है? अंडरस्टैंडिंग यूजर बिहेवियर। अगर आप सोशल मीडिया से डाटा ले रहे हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स के बारे में डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, इससे पता क्या चलेगा? यूजर बिहेवियर का पता चलेगा। लोग हमें अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, हमारी प्रोडक्ट को क्या रेटिंग देते हैं उसका हमें पता चलेगा। और मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, अगर डाटा होगा उसकी बेस पे फैसला करेंगे, इसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ऐसा फैसला जो इन्फॉर्मेशन की बेस पे किया गया हो, अंदाजों की बेस पे ना किया गया हो, उसको कहते हैं ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। डाटा होगा तो इन्फॉर्मेशन होगी, डाटा से इन्फॉर्मेशन बनती है मेरे बच्चे। हमारी किताब डाटा और इन्फॉर्मेशन में तमीज नहीं करती। हमारी किताब के अंदर डाटा और इन्फॉर्मेशन इन दोनों से एक ही मुराद है। क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं उसने बताया कि ऐसा डाटा जब वो प्रोसेस हो जाए, मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो इन्फॉर्मेशन होती। इसने डाटा से शुरू किया और ये डाटा के बारे में ही सारी बातें करेगी। और उसके बाद एकदम से मेरे बच्चे अगला हमारा एरिया आ जाएगा जो सिस्टम्स के बारे में होगा, और उसके बाद रिस्क के बारे में आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन को कहीं जिक्र ही नहीं आना। इसमें हमारी किताब के अंदर डाटा इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन फिलहाल। और आइडेंटिफाइंग यूजर सेगमेंट्स, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन किन यूजर्स को हमें वो टारगेट करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे कोई पूछे सीए एसएससी फलाने फलाने कोर्स कर रहे हो, तो आपका ज्यादा फोकस किसके ऊपर है, किस सेगमेंट के ऊपर? हम सारी बात है, हमारा ज्यादा फोकस सीए के ऊपर है, ना कि एफसीसीए के ऊपर। और इंप्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंस, अगर कोई लोग बताते हैं अपने यहाँ पे, सर हमारी लाइब्रेरी कम पड़ रही है, सर यहाँ पे कैंटीन नहीं है, सर यहाँ पे है, तो इससे मेरे बच्चे हमें लोगों का जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं ठीक हो गया। जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे कॉलेज में तो यहाँ पे ये सहूलतें आपको अवेलेबल होंगी।
ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो। खैर, और इनहेंसिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और ये जो हम फोकस ग्रुप को यूज करते थे, सर्वे करवाते हैं, इससे मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को मजीद डेवलप करते हैं, उसमें जो कमी बेशी हो उसको मजीद बेहतर करते हैं। खैर, इस तरह वैसे पढ़ना हो तो ये सारे लिख सकते हो, ये सारे जनरल हैं, यानी कि ये कोई खास स्पेसिफिक नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन बताओ, ये नहीं कि आप उसको रुके यहाँ पे ये 3 चीजें ही बता रहे होंगे, लेकिन बच्चे आप जो मर्जी जिस तरह मर्जी बता सकते हैं, लेकिन पर पेपर वाला जो पेपर वो होगा ना आई कैप का एग्जामिनर, वो ये किताब सामने रख के चेक कर रहा होगा, बस ये ध्यान रखिए। कहता है कि एक्यूरेट एंड रेलिवेंट डाटा कलेक्शन इज एसेंशियल फॉर डिसीजन मेकिंग। हो सकता है अच्छा यहीं पे इसी लाइन को उठाए और आपके लिए सवाल बना दे। वो कहेगा ये जो रेलिवेंट डाटा हम कलेक्ट करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों एसेंशियल है। तो एक्यूरेट एंड रेलेवेंट डाटा कलेक्शन एसेंशियल फॉर डिसीजन मेकिंग, और उसमें आगे भी कुछ चीजें उसने बता रखी है। कहता है कि पुअरली कलेक्टेड और इरेलेवेंट डाटा कैन लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजंस व्हिच मे नेगेटिवली अफेक्ट बिजनेस आउटकम्स। यानी कि एक चीज खराब नहीं है, वो अच्छी चीज थी, आपको लगा कि शायद खराब है तो आपने गलत डिसीजन लिया, उसको मजीद इंप्रूव करने के ऊपर लोगों को आपने रिप्लेस किया, उनके जरिए नए लोगों को रखा, मजीद रिसर्च के ऊपर पैसा लगा दिया, सब बर्बाद। हालांकि वो सब कुछ सही था, बस आपने उसका शुरू के अंदर जो जिसको कहते हैं कि उसको जब चेक कर रहे थे प्रोडक्ट को, वही डाटा जो इकट्ठा किया लोगों से, वो लोग ही शायद आपके बारे में कुछ अच्छे जज्बात नहीं रखते थे। होता है बात का सैंपल ही उठाएं, यहाँ पे आके दो साहब पूछें अच्छा बताइए राणा साहब कैसा पढ़ा रहे हैं, 2-4 बच्चे हों जिनसे हमने लगातार लेट आते थे, उनको लगातार हमने फटीकें डाली हैं और वो हमसे तपे बैठे हैं, वो कहेंगे कि राणा साहब तो फारग पढ़ाते हैं, और दो साहब इसी बेस पे टीचर चेंज करें। तो कहने का मतलब कि गलत हो गया ना फैसला कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत, ये नहीं कि अल्लाह माफ करे, ये सारे नए पढ़ा रहे हैं, पहली दफा पेपर आया तो आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ही मिलेगा। कह रहा है कि की कंसिडरेशन फॉर डाटा कलेक्शन, अब ये सवाल बना बना देगा यहां से, इस लाइन को यूज कर सकता है। की कंसिडरेशन फॉर डाटा कलेक्शन, यानी कि जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं कौन सी चीजें मद्देनजर रख के डाटा कलेक्ट करते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है, डाटा कलेक्ट करते वक्त किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। उसमें 3 चीजें हैं मेरे से, जो डाटा इकट्ठा कर रहे हो रेलिवेंट होना चाहिए, जिस मकसद के लिए आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो उस मकसद से रेलिवेंट हो, और एक्यूरेट होना चाहिए, गलत डाटा हो तो उसका कोई फायदा नहीं, और टाइमलीनेस, आपको टाइम पर मिल जाए। अब देखो ना, आप भी तो डाटा इकट्ठा कर रहे हो ना यहाँ पे बैठ के, हैं, ताकि आप क्या कर सकें, आप पेपर दे सकें आई कैट। क्या मुझे बताओ, अगर आपने डीएसआर का पेपर देना है, क्या हम रेलिवेंट पढ़ रहे हैं क्या इरेलीवेंट पढ़ रहे हैं। हम रेलिवेंट पढ़ रहे हैं, हम डाटा रेलिवेंट इकट्ठा कर रहे हैं। और दूसरा, एक्यूरेट भी पढ़ रहे हैं कि नहीं, कोशिश तो यही कि जो चीज हो उसको एक्यूरेटली तैयार कर लें। और टाइमलीनेस, यानी कि ये आप किसके लिए तैयार हो रहे हो, मार्च अटेम्प्ट के लिए। और अगर आपने मार्च अटेम्प्ट के लिए इसको तैयार ना किया मेरे बच्चे, आपने बहुत अच्छा तैयार कर लिया लेकिन मार्च गुजर गया, इसका कोई फायदा नहीं है। तो तीनों चीजें मद्देनजर रख के ही डाटा इकट्ठा किया जाता है। एक तो रेलिवेंट होना चाहिए, इंश्योरिंग दैट डाटा कलेक्टेड इन अलाइंस विद द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स। आपके मकसद क्या है, आप चाहते हैं कि आप कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करना चाहते हो, आप यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जाते हैं, आप लेबर टर्नओवर कम करना चाहते हो, आप प्रोडक्ट को इंप्रूव करना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो, आप चाहते क्या हो, उस मकसद से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना है। होता ना कि चलें इसकी जरा एक आधी एग्जांपल लीजिएगा। कहता है कि एक बैंक कलेक्ट कस्टमर इनकम डाटा टू असेस लोन एलिजिबिलिटी, समझ आती है, ये कल हमारा लोन वापस करेगा कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी इनकम के बारे में डाटा इकट्ठा करते हैं कि इसकी कितनी सैलरी है, क्या कमाता है इसका। ये है कि नहीं मकसद से लाइन, बिल्कुल ये मकसद से लाइन है। कहता है कि नॉट अनरिलेटेड पर्सनल इंटरेस्ट। अच्छा बताओ तुझे तुझे क्या पसंद है तुझे खाने में क्या पसंद है, क्या इससे आपका लोन वापस आ जाएगा, पहनना क्या पसंद है, गाड़ी कौन सी यूज करते हो, फलाना क्या करते। तो कहने का मतलब कि उसकी पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में पूछने की जरूरत नहीं, आप उसकी इनकम के बारे में पूछें अगर ये चाहते हो कि लोन हमारा वापस मिल जाए टाइम पे। इसी तरह कहता है यूनिवर्सिटी गैदर्स स्टूडेंट फीडबैक अबाउट ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम टू इंप्रूव डिजिटल एजुकेशन, नॉट अबाउट कैफेटेरिया फूड। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि अच्छा बताएं आप ऑनलाइन हमसे क्लासेस पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, फलाना, क्या इससे आप कैफेटेरिया को इंप्रूव कर सकते हो। भाई इससे तो आप एलएमएस है उसी को इंप्रूव करोगे, और उसी से रिलेटेड ये डाटा है। तो सबसे पहला डाटा क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, गैदरिंग डाटा फ्रॉम रिलायबल एंड वैलिड सोर्सेज। तो पता नहीं, खैर कहता कि ए कंपनी यूज सेल्स डाटा फ्रॉम इट्स ईआरपी सिस्टम इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय गेसेस आर रफ एस्टिमेट्स। सारी बात वो कहता है कि अंदाजों की बेस पे नहीं, बल्कि ईआरपी सिस्टम, जो ईआरपी मतलब जो भी हमारे यहाँ पे सेल्स सिस्टम लगे होते हैं। ईआरपी क्या होता था, मतलब जब बहुत सारे सिस्टम्स को आपस में जोड़ दें तो ईआरपी बन जाता था, जो बचपन में आप आई2बी के अंदर इंटीग्रेटेड सिस्टम के नाम से पढ़ के आए हो। खैर, और रिसर्चर रिलाइज ऑन पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स फॉर पॉपुलेशन डाटा रेदर देन अनवेरिफाइड इंटरनेट फिगर्स। यानी कि बजाय कहता है कि इंटरनेट से हम कोई फिगर उठाएं, तो आप क्या कर लें, वो जो गवर्नमेंट का प्रोवाइड करता है सेंसस डाटा है, आप उसको इस्तेमाल कर लें, आपको पॉपुलेशन के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो ये क्या है, एक्यूरेट है, यानी कि एक्यूरेट डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं। और टाइमलीनेस में रोचे, जैसे कहते हैं मार्केटिंग टीम यूजेस लास्ट मंथ सेल्स डाटा टू डिजाइन न्यू प्रमोशंस, नॉट डाटा फ्रॉम 2 years अगो।
यानी कि पिछले 2-3 साल का डाटा शायद कहता है कि इस मकसद के लिए इतना रेलिवेंट ना हो कि आपने कैसे मार्केट करना है, तो पिछले महीने का, पिछले 6 महीने का डाटा वो उठा लें। कहता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट एनालाइज कोविड-19 केसेस टेंड टू डिसाइड ऑन पब्लिक हेल्थ मेजर्स, ये सारी सारी बातें मुझे कहता है केस स्टडी डाटा कलेक्शन इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। इसमें हमने 3 चीजें डिस्कस की थी ना, कि डाटा कैसा होना चाहिए, क्या कंसिडरेशन आपने दिमाग में रखनी है, यानी कि डाटा कलेक्ट करते वक्त कौन सी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, जैसे रेलिवेंट हो, एक्यूरेट हो, टाइमलीनेस। अब एक बंदा यहाँ पे अज्यूम कर लो कि मैं इंश्योरेंस उसमें बैठा हूँ, कंपनी में बैठा हूँ, एक बंदा अपनी इंश्योरेंस कराने के लिए आया है। अब मेरे बच्चे सबसे पहले हम रेलिवेंट बात करते हैं। देखो उसने लाइफ इंश्योरेंस करवानी है, तो लाइफ इंश्योरेंस करानी है, तो मेरे बच्चे रेलिवेंट डाटा क्या होगा, मैं उसके बारे में पूछूं, अच्छा बता तुझे कभी कोई बीमारी शिमारी तो नहीं हुई है, तू गाड़ियां शाड़ियां चलाता है, कोई तेरे एक्सीडेंट वगैरह अभी तक क्या रेशियो चली आ रही है तेरे, इस तरह की बातें हैं। बजाय कि मैं वैसे ही इरेलीवेंट बात करूं कि खुदा ना खासा, अच्छा बता खाने में क्या पसंद है तुझे, है तू रिश्तेदारों की तरफ भी जाता है कि नहीं, दोस्तों को खिलाता पिलाता है कि नहीं, कुछ इस तरह की इन बातों का तो कोई लेना देना नहीं। तो रेलिवेंट डाटा इकट्ठा करें, ये देखें कि अगर उसकी लाइफ इंश्योरेंस कराया है वो बीमार शिमार तो नहीं है, अगर खुदा ना खासा बीमार था कब था, क्या अब उसका स्टेटस क्या है। तो एक तो रेलिवेंट हो और फिर एक्यूरेट भी हो, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो सही होना चाहिए, उसके बाद रिपोर्टें रिपोर्टें सारी वो चेक कर, और वो खुद भी टेस्ट करवा लेते हैं बात का। और टाइमलीनेस होनी चाहिए है, जैसे अगर पिछले 2 साल का डाटा हमारे पास अवेलेबल हो, 2 साल पहले का डाटा, उसमें वो बंदा बिल्कुल तंदुरुस्त है, हमारे पास जो डाटा अवेलेबल, और आप उसकी लाइफ इंश्योरेंस कर देते हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट जो खबरें हैं वो उसके तहत खुदा ना खासा वो किसी शदीद बीमारी में मुब्तला है, जिसमें उसकी उम्र बड़ी कम है, तो डाटा का टाइमलीनेस होना बड़ा जरूरी है। तो ये मेरे से इस लिहाज से उसने आपको केस स्टडी दे दी। कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, जैसे इंक्लूडिंग कस्टमर एप्लीकेशंस, क्लेम हिस्ट्री एंड एक्सटर्नल डाटाबेसेस। यानी कि कैसे इंश्योरेंस कंपनी जानती है किसी अपने क्लाइंट के बारे में। कहता है कि कस्टमर एप्लीकेशन, जो हमें एप्लीकेशन जमा करवाता है उसमें बड़ी सारी चीजें हमने रखी होती है, ये चीजें फिल करें, उससे पता चल जाता है उसको, और जारी बात है उसमें मेडिकल हिस्ट्री बाकी सारी चीजें भी होगी अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही होगी। और क्लेम हिस्ट्री, उसने कब कब कोई इंश्योरेंस क्लेम की है, होता है ना बात का, तो कोई बंदा गाड़ी की वो करवाने आया हो इंश्योरेंस, और पता चला कि भैया ये तो ऐसा बंदा है जो माशाल्लाह हर दूसरे दिन ये अपना क्लेम लेकर लाया, तो पता चलता है ये बंदा आदी है, खुद भी तोड़ कर ले आता होगा गाड़ी को। और एक्सटर्नल डेटाबेसेस से भी आइडिया लगाया जा सकता है। कहते हैं बाय एनालाइजिंग दिस डाटा इंश्योरेंस कैन असेस रिस्क मोर एक्यूरेटली एंड ऑफर पर्सनलाइज्ड पॉलिसी। याद है हमने डिस्कस किया था, अगर एक बंदा ज्यादा बीमार है और वो अपनी कोई इंश्योरेंस करवाने आया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, लगा दी सबने अटेंडेंस, लगा दी सर जी सबने। 2 बच्चे रहते हैं जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई, चलो कोई बात नहीं सर जी, इन्होंने लगा दिया करो लागे बंदों को। ले बेटा वापस आइएगा। कहता है कि बाय एनालाइजिंग दिस डाटा, ये इंश्योरेंस कंपनी वाले क्यों डाटा इकट्ठा करते हैं, कहता है कि इंश्योरेंस कैन असेस रिस्क मोर एक्यूरेटली एंड ऑफर पर्सनलाइज्ड पॉलिसी। याद है हमने डिस्कस किया था, जहां पे ज्यादा रिस्क होगा तो वहां पे वो जो प्रीमियम है वो जरा थोड़ा सा हाई रखेंगे, क्योंकि अगर एक बंदा बेचारा खुदा ना खासा मरने के करीब ही है, ये थोड़ी है कि हम उसको करोड़ों पे कर देंगे और उससे प्रीमियम बड़ा थोड़ा लेंगे। तो जितना ज्यादा रिस्क होगा प्रीमियम भी, अगर ज्यादा एक्सीडेंट कोई बंदा गाड़ी के करता है तो उसका प्रीमियम भी हाई रखेंगे, और जिसके दुकान को बार बार आग लगती है उसका प्रीमियम भी थोड़ा थोड़ा सा हाई रखेंगे, तो उसको लग रहा है कि उसकी दुकान कुछ ऐसे एरिया में है जहाँ पे आग हर दूसरे तीसरे दिन भड़क जाती है, हालांकि वो खुद ही भड़काते हैं। However, if data collected is outdated or inaccurate, जाहिर बात है उससे आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि एक बीमार बंदा जो ऑलरेडी बीमार है, आपने उसको जो उसका पुराने डाटा की बेस पे फैसला कर लिया, उसका लेटेस्ट डाटा चेक ही नहीं किया। खैर इस बेस में एथिकल कंसिडरेशन इन डाटा कलेक्शन, ये बचपन में जिन्होंने बीला पढ़ा हुआ है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वहां पे ये आप पढ़ के आए। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ बीला, आप में से किस किस बंदे ने बीला दिया हुआ पहले, आपको तो दिक्कत ही कौन है किसी को, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, मेरे बच्चे सब पढ़ा हुआ है। तो एथिकल कंसिडरेशन इन डाटा कलेक्शन, यानी कि डाटा कलेक्ट करते हुए कुछ अखलाकियात को भी आपने दिमाग में रखना है। एथिक्स मेरे बच्चा बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, एथिक्स गलत और सही में तमीज को एथिक्स कहते हैं। लेकिन एथिक्स कहते थे खाली गलत और सही में तमीज ना हो, बल्कि गलत से बचना है और सही करना है, उसको एथिक्स कहते हैं। क्योंकि गलत और सही में तमीज तो हर एक को है कि ये सही है ये गलत है, लेकिन उस पर अमल कौन करता है, देखा तो ये जाता है। एथिक्स अमल का नाम है मेरे बच्चों। खैर, तो एथिकल कंसिडरेशन कौन सी है जब आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो कुछ की प्रिंसिपल्स हैं, एथिकल प्रिंसिपल है जो आपने दिमाग में रखना है। कहता है एज ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट मोर डाटा, इट इज क्रूशियल टू कंसिडर एथिकल इंप्लीकेशन ऑफ डाटा कलेक्शन। और वो कौन कौन सी हो सकते हैं मेरे बच्चे, इसी लाइन को उठाएगा और सवाल बना देगा। आप एथिकल प्रिंसिपल बताओ डाटा कलेक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले प्राइवेसी, यानी कि हर इंसान की अपनी एक प्राइवेसी है, तो डाटा कलेक्ट करते वक्त लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखें। जस्ट एग्जांपल, आप यहाँ पे सीएफई में एडमिशन लेने के लिए आते हो, मुझे बताओ क्या आपसे कभी सीएफई वालों ने आपकी मेडिकल हिस्ट्री मांगी है, उसकी जरूरत ही कौन।
ये आपका प्राइवेट डेटा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमसे रेलिवेंट ही नहीं है। तो अगर हम वो पूछ रहे होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, हम आपकी शायद प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसी तरह हम आपके पिन कोड, इस तरह की इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, शायद ये हमारे लिए मेरे बच्चे मुनासिब नहीं, हम आपका प्राइवेट डाटा मांग रहे हैं। कहता है कि प्राइवेसी रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स राइट टू कंट्रोल देयर पर्सनल डाटा, हर एक बंदे का राइट है कि वो अपने पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट कर सके। तो एक तो प्राइवेसी का ख्याल रखें, और दूसरा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि जिस बंदे के बारे में डाटा, अच्छा यहाँ पे बंदों की बात हो रही होती है, कंपनीज की बात नहीं हो रही होती, जिन्होंने बिला पड़ा हुआ, उनको याद होगा वहां पे ये पर्सनल डाटा इंसान का हुआ करता था, इंडिविजुअल्स का, ना कि कंपनी का। और वहां पे पर्सनल डाटा कहते थे ऐसा डाटा जैसे किसी इंडिविजुअल जिंदा इंसान की शनाख्त हो सकती हो, उसको हम पर्सनल डाटा कहा करते थे। हाँ। और सेंसिटिव पर्सनल डाटा कौन सा हुआ करता था, जिससे किसी का नुकसान भी हो जाए अगर वो किसी के हाथ में आ जाए। खैर, तो यहाँ पे कहता है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डाटा कलेक्शन के अंदर, यानी कि जिस बंदे के बारे में आपके पास डाटा पड़ा हो, उस बंदे को भी पता हो कि मेरा डाटा फलाने बंदे के पास या फलानी ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ा हुआ। यहाँ पे हमें पता ही नहीं कि हमारा डाटा किस किस ऑर्गेनाइजेशन के पास, किस किस बंदे के पास पड़ा हो। एक तो ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि अगले बंदे को बता के डाटा इकट्ठा करो, सर आपका ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है, हमने इकट्ठा किया हुआ। कहता है कि इंश्योरिंग डाटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस आर क्लियर टू इंडिविजुअल्स, अगले बंदे को बताओ आपका कौन कौन सा डाटा और हमने किस मकसद के लिए इकट्ठा किया है। और सिक्योरिटी होनी चाहिए, सारी बात है, डाटा इकट्ठा किया तो सिक्योर भी रखें। ये ना हो कि आपके डाटा के ऊपर लोग पकौड़े रख रख के खा रहे हो, कितनी बुरी बात है। कहता है कि प्रोटेक्टिंग कलेक्टेड डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस आर मिस यूज, यानी कि जब आपने डाटा प्रोवाइड कर दिया वो गलत लोगों के हाथ में ना आए। तो और फेयरनेस क्या है, अवॉइडिंग बायसनेस इन डाटा कलेक्शन। बात का होता है ना कि अज्यूम कर लो कि यहाँ पे हमारा ऑटोमेट सिस्टम होता है एडमिशन का बच्चों के, और उसके ऊपर हमने डिस्काउंट रखे होते कि अगर कोई बच्चा फलाने इलाके का है उसको 10% डिस्काउंट, फलाने इलाके का है उसको 20% डिस्काउंट, और फलाने इलाके का है उसकी तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो, हमने एडमिशन ही नहीं देना। ये जो डाटा कलेक्शन हो रही है, ये जो प्रोसेस हो रहा है डाटा, इसमें क्या आ गई, बाइसनेस आ गई। कहता है कि डाटा कलेक्ट करते वक्त बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। जैसे अल्लाह माफ करे, हमारे ये बच्चे जाते हैं फॉर्म्स में सीवी देने के लिए, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कि वहां पे जब बेटियां जाती हैं तो सीवी तक नहीं कलेक्ट करते। तो डाटा कलेक्शन का मतलब क्या है, अब ये ना कहना कि मैं आपको खुदा ना खासा मेरे तो डिसाइड कर रहा हूँ, बहुत इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज हैं इस तरह की बथेरे। मेरे बच्चों वहां पे अल्लाह के बंदे भी बैठे होंगे। तो खैर, तो साफ इनकार कर देना उन बच्चों को, ये कितनी बेगैरती और बेशर्मी है, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। कम से कम सीवी तो रख लो, आपकी जो भी मामलात हैं सीवी रखो, बच्चे को ये तो ना बताओ, ये तो ना उससे डिस्कस करो कि भैया हम तो ये कंसिडर ही नहीं करते। तो फायदा क्या है, इससे बेहतर है कि आपके 4-5 रुपए बच जाएंगे, आप कहीं और जाके सीवी ड्रॉप कर लो। कितने कितने अखलाकियात के कितने आला दर्जे पे हैं, कहते हैं 5 रुपए बचा रहे हैं, अगले बंदे के जज्बात को नहीं बचाया है, लेकिन 5 रुपए जरूर उसके बचा दिए कि सीवी कहीं और। ये मैं वो बता रहा हूँ जो बच्चे आके स्टोरीज सुनाते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। तो खैर, कह रहा कि अवॉइडिंग बाइसनेस इन डाटा कलेक्शन दैट कुड लीड टू डिस्क्रिमिनेशन और अनएथिकल आउटकम, जाहिर बात है ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाती है जब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ये सारी एग्जांपल प्राइवेसी में कहता है, एन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट आस्क परमिशन बिफोर सेविंग कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड एंड डिटेल। तो जब आप क्रेडिट कार्ड डिटेल देते हो, कहता है कि फ्यूचर के लिए क्या मैं इसको सेव कर लूँ, तो वो पहले इजाजत लेते हैं, यानी कि वो आपके पूछे बगैर ही सेव कर लेते हैं उसको। कहते हैं ना ना, अगर आप इजाजत देंगे तो सेव कर लेंगे फ्यूचर के लिए, नहीं तो नहीं, जैसे आप पासवर्ड देते हो हैं। वो कहता है कि सर अगर आप कहें तो मैं इसको सेव कर लूँ पासवर्ड को, जब भी आप यहाँ पे लॉगिन किया करेंगे आपको दोबारा पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप कहेंगे तो सेव करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ये मेरे बच्चे वो क्या कर रहे हैं, वो परमिशन ले रहे हैं ताकि आपकी प्राइवेसी बरकरार रहे। हॉस्पिटल सिस्टम रिस्ट्रिक्ट पेशेंट रिकॉर्ड, सो ओनली ऑथराइज डॉक्टर्स कैन रिव्यू, जाहिर बात। और ट्रांसपेरेंसी हमने डिस्कस किया था कि जिस बंदे के बारे में डाटा उस बंदे को भी पता हो कि आपका मेरा डाटा फलानी ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ा हुआ। कहता है कि मोबाइल ऐप डिस्प्ले ए पॉपअप मैसेज एक्सप्लेनिंग व्हाट डाटा लाइक लोकेशन और कॉन्टैक्ट्स इट कलेक्ट्स, यानी कि वो कहता है कि वो बताते हैं कि आपका कौन कौन सा डाटा हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। आपका यही पढ़ रहे हैं ना ट्रांसपेरेंसी, एक बंदे का कौन कौन सा डाटा किसके पास पड़ा हुआ। कहता है कि मोबाइल ऐप जैसे ही मैं वो ऑन करता हूँ, मानो मैंने इन ड्राइव मंगवानी है कुछ इस तरह का, मैं जैसे ही वो करूंगा उसको ऐप को ओपन करूंगा, वो कहेगा सर लोकेशन लोकेशन ये सारा कुछ, और मुझे इन चीज़ों की एक्सेस चाहिए। अगर आप देंगे तो वो बता के वो कर रहा होता है कि आपका ये डाटा फिर याद रखना कि फिर मैं ये कलेक्ट कर लूंगा। कह रहा है कि बैंक इन्फॉर्म क्लाइंट्स दैट देयर ट्रांजैक्शन डाटा में बी यूज फॉर फ्रॉड प्रिवेंशन। कह रहा है जब आप बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करते हो ना ऑनलाइन या किसी भी तरीके से, तो बैंक क्या करता है, आपका वो ट्रांजैक्शन डाटा उसको जाहिर बात है कलेक्ट करता है। आप कौन कौन सी आप ये कहते हो कि सर ये तो मेरा अपना मामला है ना, आप ये सारा हिसाब किताब क्यों रख रहे हो, किस वक्त मैं क्या ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। वो बैंक बताता है सर हम चाहते हैं कि कोई खुदा ना खासा आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। होता है ना कि बात का जैसे आगे जाके डिस्कस करेंगे, एक बंदा यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसी वक्त वो बंदा दुबई बैठा भी ट्रांजैक्शन कर रहा है।
तो बैंक कहेगा सर ये आप कैसे हो सकते हैं, दो जगहों पे कैसे हो सकता है आपका जो कार्ड शार्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन कोई हैक होगी या किसी गलत बंदे के हाथ में कोई डाटा आपका आ गया, तो इस तरह की चीज़ों के लिए। और सिक्योरिटी का मतलब आपने सिक्योर रखना। और फेयरनेस अभी हमने डिस्कस किया था, फेयरनेस में क्या है कि कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। कहता है कि जैसे कहता है कंपनीज रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर मस्ट नॉट रिजेक्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन जेंडर और एथनिसिटी। उसी तरह की हमारे जैसे जज्बात इसमें भी एग्जाम्पल के अंदर बयान किए हैं कि जब आप एप्लीकेशन ले रहे हो रिक्रूटमेंट पर्पज में पर्पज के लिए, तो उसमें जारी बात है जेंडर या एथनिसिटी बेस पे रिजेक्शन का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और लोन अप्रूवल सिस्टम मस्ट असेस एप्लीकेंट्स बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डाटा नॉट पर्सनल बैकग्राउंड। होता है ना कि बात का कोई बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, अगर वो बंदा बलोचिस्तान से बिलोंग करता है तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो, अगर वो बंदा पंजाब से बिलोंग करता है तो उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दो। तो इस तरह के मामला, ये अजीब सी बात है, लेकिन जस्ट रीड कर लीजिएगा। जिन्होंने वही बात जिन्होंने बिलो पढ़ा उनको ये सारी बातें पता है। पाकिस्तान में डाटा प्रोटेक्शन का कोई कानून नहीं है। हाँ, 2020 से वो प्रोसेस में पड़ा हुआ। अगर आप देखना चाहें जाके, वो एक वेबसाइट का नाम बताया हुआ था उन्होंने वहां पे बिलो के अंदर, आप उस वेबसाइट पे उसको देख भी सकते हो। खैर, कहता है कि ग्लोबली वेरियस डाटा प्राइवेसी रेगुलेशन सच एज द जनरल, ये जनरल है, ये आगे कुछ और बातें बता रहे हैं आप, थोड़ी सी रूटीन से हटके आपने वहीं तक चीजें याद करनी है। ये तो एथिक्स से रिलेटेड वो हो गया, वो ये लॉ से रिलेटेड वो कुछ बात बता रहा है कि क्या डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए मुल्क के अंदर या दुनिया के अंदर कुछ कानून है। कहता है कि बिल्कुल कुछ कानून यूज किए जाते हैं डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। कहता है कि ये तो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस हैं, जीडीपीआर इन द यूरोपियन यूनियन, यानी कि जो भी यूरोपियन यूनियन का मुल्क होगा उसके लिए ये जीडीपीआर अप्लाई होता होगा। जैसे मेटा के ऊपर, मेटा ने जो यूरोपियन जो इसके वो थे जो कस्टमर थे या जो भी इसके जिन्होंने फेसबुक वगैरह अकाउंट ओपन किए हुए थे, उनका डाटा ट्रांसफर किया था अमेरिका को। और तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1.7 या 1.8 बिलियन डॉलर फेसबुक को पे करना पड़ा था, फाइन हुआ था। क्योंकि बात का हदूद होती है ना मेरे बच्चे, कि आप एक मुल्क का डाटा उस मुल्क की सरहदों के बाहर लेकर नहीं जा सकते। सर्वर भी हो तो दुनिया के किसी और कॉर्नर में सर्वर नहीं होना चाहिए, वो सर्वर उसी हदूद के अंदर होना चाहिए। यानी कि डाटा बाहर जा ही नहीं सकता, ना किसी सर्वर के थ्रू ना किसी वैसे ही हार्ड फॉर्म के अंदर। तो वहां पे मेरे से मेटा ने ये गलती की, और मेटा इनका डाटा यूरोपियन जो उसके कस्टमर क्लाइंट्स जो भी होंगे उनका डाटा ले गया वहां पे अमेरिका के अंदर, और उसको ये जीडीपीआर कानून के तहत, ये जो इनका जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस हैं यूरोपियन यूनियन की, तो उसके तहत मेरे से उसको 1.8 बिलियन के अराउंड फाइन पे करना पड़ा था। ये अमेजोन पे भी हुआ है इसी तरह का। कहना इन द यूरोपियन यूनियन एंड द कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट होगा इन द यूएस, होंगे भैया, हमें क्या है इससे, बस नाम याद रख लीजिएगा इनके कि एक जीडीपीआर है, ये आगे भी बड़ी दफा लफ्ज आएगा जीडीपीआर का, और ये कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट होगा कोई जो डाटा को प्रोटेक्ट करता है, ये यूएस वालों के लिए है। देख हम बैठे पाकिस्तान में हैं, हमें पता नहीं किस दुनिया की चीजें बता रहे हैं, बस बता रहे हैं वो कि आपके नॉलेज के लिए। कहता है कि ये क्या कहते हैं, स्टैब्लिश स्ट्रिंजेंट रूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल पर्सनल डाटा। पाकिस्तान के हालात देखो भैया, दुनिया के बता दिए, वहां पे जीडीपीआर है, कहीं पे ये सीसीपीए है, और पाकिस्तान में क्या है, इन पाकिस्तान आल्दो ए कम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन लॉ इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। यानी कि हम हमारा नाम रखा हुआ, हम उन ममालिक में आते हैं जो डेवलपिंग कंट्री है। ऐसे ही ना मेरे से यहां भी आपको पता चलेगा हम डेवलपिंग कंट्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज इन डेवलप, यानी कि कानून भी डेवलपिंग स्टेज पे पड़े हुए हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो अल्लाह ही भला करे। ये हालात है मेरे बच्चे, कहता है पाकिस्तान में ये कानून अभी बन रहा है, क्योंकि ये कानून बन गया तो मैंने पहले भी आपको बताया था, खुदा ना खासा बड़े सारे इदारे भी इसकी लपेट में आएंगे, तो पहले वो बंदोबस्त करेंगे कि अदारों को बीच में से निकाला जाए। अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो इतने ताकतवर हो गए हैं, अब अदारों को सुकून से बीच में से निकाल देंगे, और उस तरह के डाटे वो कवानीन पास भी कर देंगे, क्योंकि अब माशाल्लाह वो आल इन आल हैं पाकिस्तान में, माशाल्लाह माशाल्लाह चल रहा है अनअनाउंस्ड। लोगों को महसूस करना चाहिए, लेकिन अपने अपने मफाद और किसी एक आधे इंसान की, जिसको कहते हैं जिद में, कि इमरान खान उनके लिए बुरा है, तो भाई उस जिद में हमने खुदा ना खासा किसी भी गधे घोड़े को सपोर्ट करना है, क्योंकि हमें इमरान खान बुरा लगता है। तो लेकिन मेरे बच्चे यकीन कर लो, बहुत जुल्म हो रहा है ये। खैर, हमें क्या, मैं तो एक लॉ का तालिब इल्म होने के नाते इस तरह की बातें अक्सर दुखी होके ये शेयर कर देता हूँ। अदरवाइज तो क्या जरूरत है, जब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है, कुछ फिक्र हो, सर आज क्लास ऑफ कर दो, देखिए हमारे मुल्क का आइन तबाह कर दिया गया, तो आज जरा अफसोस मनाते हैं उस बात का, उसको डिस्कस करते हैं, सर गोली मारो, डीएसआर पढ़ाओ,
और डीएसआर में पढ़ के आ रहे हैं ये लोग जी सीधा। और देखो वो कितने ताकतवर हैं, वो क्या करते हैं सिविलियंस के साथ। कहता है कि सेवरल रेगुलेशन प्रोवाइड ए फाउंडेशनल फ्रेमवर्क द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 विच क्रिमिनलाइज अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू पर्सनल डाटा एंड साइबर ऑफेंस। यानी कि पाकिस्तान के अंदर पीका जैसा कानून लागू है, और इसी पीका जैसे कानून के तहत कल वजीर आला, जो अवाम का मुंतखब वजीर आला है, पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक अवाम का मुंतखब वजीर आला है, वो है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। बाकी सब मेरे बच्चे चुनतखब हैं, जिन्होंने खुद चुने हुए हैं, वो वोटों से आए ही नहीं। एक वजीर आला वोटों के जरिए आया, वो कल उसके ऊपर पीका के एक्ट के तहत उसके ऊपर केस कर दिया है कि, और वो आया था यहाँ पे पिंडी में, उसने तकरीर की थी, उस तकरीर के अंदर उसने झूठ बोला है, और उस झूठ झूठ के तहत, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए आप झूठ बोलते हो तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कहलाता है, तो उसके तहत आप उसके ऊपर कल पर्चा कर दिया है, और आप शायद उसको नाहल करवाएंगे या जो भी करेंगे उस एक छोटे से उसका, पूरा पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, ये खुद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब उसको नाहल करेंगे क्योंकि वो आप लोगों का मुंतखब वज़ीर आला है, तो उनको वो पसंद नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये तो कानून है, ये तो है, वो डाटा प्रोटेक्शन का कानूनी प्रोसेस है, पीका तो बढ़ाऊंगा ये इमरान खान बढ़ा के लेकिन लेकिन उसने इतना खतरनाक नहीं था, ये खतरनाक इन्होंने किया। यानी कि ये वो शेर था जो घर में नहीं रखे होते लोगों ने, दांत शान निकाल के, पंजे शंगे जो वो नाखून नूखून तोड़ के, इमरान खान ने उसको इस तरह का बनाया हुआ था, तो ताकि सिर्फ डराने छुड़ाने के लिए इन्होंने इसमें पूरे वो नाखून शाखून लगा के, दांत शान लगा के पूरा खौफनाक बना दिया, अब किसी को भी उठा के ले जाते। खैर वापस है, कह रहा कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 विच क्रिमिनलाइज अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ये वैसे 2016 इमरान खान से भी पहले आया था, लेकिन इसको सही इंप्लीमेंट इमरान खान ने शुरू किया था, उसके बाद इन्होंने इनमें जिद्दत ये लेकर आए हैं जो अभी नया पीका एक्ट इन्होंने इंप्लीमेंट किया, विच क्रिमिनलाइज अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू पर्सनल डाटा। यानी कि पहले शायद किसी बंदे के पर्सनल डाटा तक एक्सेस हासिल करना क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं थी, तो पीका ने मेरे बच्चे आगे ये डिफाइन किया कि अगर किसी बंदे ने किसी डाटे, किसी और इंसान के डाटे को एक्सेस किया, ये क्रिमिनल एक्टिविटी, क्राइम कंसिडर होगा, उसको सजा मिलेगी। और इस तरह नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है विच एम्फेसिस सिक्योर डेटा, ये को अच्छा देखो पाकिस्तान में डाटा प्रोटेक्शन का लॉ कौन नहीं है, लेकिन बाकी जो कानून बने हुए हैं ना पाकिस्तान के अंदर, उनसे थोड़ी थोड़ी उधार लेके चीजों को, वो डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए। तो जैसे ये पीका एक्ट है, उसमें कुछ डाटा को प्रोटेक्ट करने के कुछ हैं शिके, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है फिलहाल। ये जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसमें कुछ शिके हैं। इसी तरह मेरे से ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस है 2002 का, इसमें कुछ शिके हैं, यानी कि अपना कानून नहीं, लेकिन शिके मुस्तार ले लेकर ये पाकिस्तान में डाटा को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये मेरे से जनरल एक डिस्कशन बताइए उसने, इसका ये मतलब नहीं कि ये उस तरह की चीज है। कहता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कलेक्ट वास्ट अमाउंट ऑफ यूजर डाटा इंक्लूडिंग ब्राउजिंग हैबिट्स। याद है ये देखो ना, अब मैं क्या ब्राउज कर रहा हूँ, ये मेरे से सारी इसका ये हिस्ट्री है, ये इसके सारा लॉग क्रिएट होता है और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये कलेक्ट हो रहा है, इंक्लूडिंग ब्राउजिंग हैबिट्स, पर्सनल प्रेफरेंसेस और लोकेशन इंफॉर्मेशन, ये सब रिकॉर्ड की जा रही होती है। कहता है इन रिसेंट ईयर कंसर्न अबाउट डाटा प्राइवेसी हैड लेड टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। फेमस social media companies have faced scrutiny for not adequately informing user about how their data is collected and used। जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि बड़ी फेमस किस्म की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मेटा है, उसको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है। एज ए रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट इन देयर डाटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस टू मेंटेन। अब देखो इनके पास कितना हसास किस्म का डाटा, यानी कि आपकी लोकेशन क्या है, आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या हैं और आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स क्या हैं, तो ये सारा डाटा उनके पास कलेक्टेड होता है, और ये किसी इंसान का पर्सनल डाटा है, ये किसी और उसका, ये उसकी प्राइवेसी है, ये किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। और इस तरह की चीज़ें जब वो ब्लैक और डार्क वेबसाइट के ऊपर बिक रही हों, हमारी भी सारा डाटा बिक रहा हो, तो खुद सोचें, आप जाके अपने हमसायों का डाटा डार्क वेब से खरीद सकते हैं और फिर उनको बताएं उनकी औकात क्या है। बेटा फ्राइडे को होता है, सैटरडे को नहीं होता डीएसआर का और बीएलडी का फिलहाल, लेकिन एक दो वीक के बाद इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। हमारी क्लास 10 बजे तक है ना। कोई 2-4 मिनट होंगे, वैसे जल्दी जल्दी तो देखिएगा, आसान बच्चों वाली बात। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब क्वालिटेटिव डाटा। इनमें से क्वालिटेटिव डाटा कौन सा है? न्यूमेरिकल डाटा, वो तो होता ही नहीं, गोली मारो।
कहता है कि नॉन न्यूमेरिकल डाटा ये होता है दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स, आगे भी देख लो, ये ज्यादातर तो यही सही लग रहा है। डाटा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज, वो तो होता ही नहीं। और डाटा कलेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, भाई क्वालिटेटिव का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन होगा, बी। और नॉमिनल डाटा इज कैरेक्टराइज्ड बाय कैटेगरीज विद ए मीनिंगफुल ऑर्डर, नॉमिनल डाटा में ऑर्डर होता ही नहीं था, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो ऐसी नहीं थी। कैटेगरीज विदाउट एनी ऑर्डर आर रैंकिंग, ये बात सही है। अच्छा, यहाँ पे सारे ऑप्शन बी और सी सही होंगे। इस बेशरम ने बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इसने सारे चैट जीपीटी से ये सवाल बनाए, क्योंकि चैट जीपीटी ऑप्शन ही बी और सी का देती है। मैं भी यही करता हूं, मैं भी मैं बता रहा हूं भाई, सारी बात है। एक चीज है, अगर आप कहेंगे मैं अगर डिफरेंट तरह का एक सवाल है मैं उसको कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करूं, मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करूं, ये तो कोई मेरे अच्छे वो नहीं है, मैं अपना दिमाग खराब ही कर रहा हूँ। कैलकुलेटर है इस्तेमाल मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं उसके ऑप्शन चेंज करता हूँ फिर। हाँ, मैक्सिमम चेंज करता हूँ जितना हो सकता है। और मैं तो लॉ का वो सारा, उसमें बहुत कुछ लॉ का इसको पता ही नहीं चैट जीपीटी को, मुझे सारा सही करना पड़ता है, उसको सही इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती, और वो उसके लिहाज से मैं कन्वर्ट करता हूँ जो है किताब के अंदर। ये नहीं हो सकता वो किताब से तजाद में। तो कहने का मतलब इस बेशरम ने तो है नहीं दे उसको कह दिया कि बस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बना दे, और उसने सारे बना के तो सारे ऑप्शन बी और सी, जैसे साफ पता चल गया कि इसने खुद से जरा मेहनत नहीं की, बस आई कैप से पैसे लिए हैं। खैर, इसको एक दफा मेरे से रीड कीजिएगा, कल मेरा ख्याल 2-4 मिनट के अंदर इसको कर लेंगे, क्योंकि 10 बजे, 10 बजे तक क्लास होती है ना हमारी। कल चैप्टर 2 शुरू करेंगे, और आज शाम तक आपका टेस्ट अपलोड हो जाएगा। और मान लो कि उसको आप कल शाम का कब तक अपलोड हो जाएगा वैसे? वैसे तो मेरा ख्याल पिछला अपलोड पड़ा नहीं होगा, वही शेयर हो जाएगा या उसको करना पहले हुआ है ना, पहले ऑनलाइन हुआ है तो सेम, देखना पड़ेगा मेरे को। अगर सवाल कम होंगे तो मैं दोबारा भेजूंगा, दोबारा कर लेना उसको। लोड़ा आज अपलोड हो जाएगा, उसको देखिएगा। कल 12 बजे तक कर लीजिएगा, रात को अपलोड हो जाएगा रात तक, और कल 12 बजे तक आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें 40 MCQs होंगे, तो अच्छे तरीके से पहले पढ़िएगा, फिर उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ऑप्शन उसमें भी ज्यादा बी और सी ही सही होंगे मैं जरा आपको धोखा देने लगा हूँ, ऑप्शन बी और सी ही सही होंगे। यार फ्राइडे वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, वो कह रहे हो अपलोड हुआ हुआ, मेरे बच्चे देखेंगे।